बच्चों अब हम लोग गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोगों के बारे में बात करते हैं। यानी गॉस की लॉ के क्या एप्लीकेशंस हैं। जो हमने गॉस की प्रमेय पढ़ी है, इसका कहाँ कहाँ पर और किस प्रकार से उपयोग किया जाता है। तो बच्चों, गॉस की प्रमेय का जो उपयोग है वो हम अलग अलग स्थितियों में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आसानी से ज्ञात करने के लिए करते हैं। ठीक है ना। तो बच्चों, इसको ज्ञात करने का क्या तरीका, उसको हम पहले उदाहरण से यहाँ पर समझेंगे। जहाँ पर हमारे पास एक अनंत लंबाई का एक समान रूप से आवेशित सीधा तार है और उसके निकट किसी बिंदु पर हम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करने जा रहे हैं। क्या है हमारे पास? अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना। ठीक है ना। तो बच्चों, हमारे पास एक, मान लीजिए ये अनंत लंबाई का एक आवेशित चालक है। ठीक है, एक आवेशित तार है जिस पर एक समान रूप से आवेशित वितरित है ना। ये इस प्रकार से हम इसको दिखा सकते हैं कि एक समान रूप से इस पर आवेश का वितरण इस प्रकार से है। ठीक है, और इसके निकट बच्चों कोई बिंदु P है, जिस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इस बिंदु P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो बच्चों, यहां पर हम गॉस की थ्योरम के उपयोग द्वारा किस प्रकार से इसके निकट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं, उसको हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करने जा रहे हैं। तो बच्चों, हम सबसे पहले यहाँ पर एक ऐसा काल्पनिक गॉसियन पृष्ठ खींचते हैं जो सिमेट्रिकल होता है। इस तार के लिए सिमेट्रिकल होता है। ठीक है, तो वो जो सिमेट्रिकल गॉसियन पृष्ठ इसके, और इस प्रकार से खींचते, एक बात को और ध्यान रखते हैं कि ये जो आपके पास बिंदु P है उस सिमेट्रिकल सरफेस के ऊपर लाई करना चाहिए, उसके ऊपर स्थित होना चाहिए। तो बच्चों, जब आप किसी एक रेखा को केंद्र में रख करके एक सममित ज्योमेट्रीय आकृति खींचेंगे तो वो क्या होगी? वो होगी आपके पास सिलेंडर। ठीक है, यानी कि बेलन। तो बच्चों, हमने, ये तो अनंत लंबाई का है, तो अनंत लंबाई बनी, हमने इसकी एक निश्चित लंबाई पर क्या करा, ये तो अनंत लंबाई तक जा रहा है इस प्रकार से। तो हमने यहाँ पर एक इसकी निश्चित लंबाई ले ली और उस निश्चित लंबाई के लिए हमने क्या करा बच्चों, इस प्रकार से एक सममित सिमेट्रिकल बेलनाकार गॉसियन सरफेस हमने यहां पर खींच लिया। इस प्रकार से। ठीक है, और इसमें ये जो लंबाई है इसकी, ये लंबाई L है, और इसकी जो त्रिज्या है, इसको थोड़ा हम इसकी त्रिज्या बढ़ा लेते हैं क्योंकि ऐसा लग रहा है कि त्रिज्या इसकी ऊपर की साइड अधिक दिख रही है, नीचे की साइड। तो सिमेट्रिकल होने के लिए जरूरी है कि ये दोनों दिशाओं में, इसके दोनों ओर, इस अक्ष के दोनों ओर इस प्रकार से, ये। ठीक है ना, ये। तो ये जो आपके पास सिलेंडर है, इस सिलेंडर की जो ऊंचाई है वो L है, और इसकी जो त्रिज्या है, इसके आधार की जो त्रिज्या है वो त्रिज्या आपके पास R है। ये वाली दूरी, ये R है। ठीक है बच्चों, तो पहली चीज हम यहां पर ये ध्यान में दें कि यहां पर जो हमने ये आवेशित तार लिया हुआ है, इस आवेशित तार की जो L लंबाई है, माना L लंबाई पर जो वितरित आवेश है वो कितना है? वो वितरित आवेश Q है। ठीक है, यहां से यहां तक जो कुल आवेश है उसके ऊपर कितना है? Q है। तो इसकी जो लीनियर चार्ज डेंसिटी हो जाएगी, कितनी हो जाएगी? लैम्डा इज इक्वल टू Q ओवर L।
इसको आप इक्वेशन नंबर 1 डाल दीजिए। अब बच्चों हम गॉस की थ्योरम अप्लाई करना चाहते हैं, तो गॉस की थ्योरम अप्लाई करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, अब इस गॉसियन सरफेस से बाहर निकलने वाला कुल फ्लक्स हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा, है ना। अब आप देखिए फ्लक्स इसमें इधर से भी निकल सकता है, यानी बल रेखा इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है, इधर से भी जा सकती है। लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण बात बच्चों में जो आपको बताना चाहता हूँ वो ये है कि इसमें विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर या इधर की ओर संभव नहीं है। ये बात यहाँ पर आप इस चित्र को देख करके समझ सकते हैं, क्योंकि आप ये ध्यान दीजिए कि अगर ये धनावेश और ये धनावेश और ये धनावेश एक दूसरे के निकट रखे हैं, इसके आगे इधर भी धनावेश है और इधर भी धनावेश है, तो कभी भी कोई विद्युत बल रेखा ना तो इधर से इधर को जा सकती है, ना इधर से इधर को, ना कोई विद्युत बल रेखा इधर से इधर को जा सकती है, ना इधर से इधर को, क्योंकि अगर कोई भी परीक्षण आवेश आप लाएंगे बीच में तो ये उसको इधर प्रतिकर्षित करेगा, इधर प्रतिकर्षित करेगा, ठीक है ना। यानी कोई भी बल रेखा इस बीच में या इधर की ओर नहीं हो सकती, प्लस से प्लस की ओर नहीं हो सकती है। तो कहने का मतलब ये बच्चों की जो बल रेखा की दिशा यहाँ होगी वो इस प्रकार से होगी। बल रेखा की दिशा इस प्रकार से होगी, मतलब किसी भी बिंदु पर आप विद्युत क्षेत्र की अगर दिशा निकालेंगे तो विद्युत क्षेत्र की दिशा इस प्रकार से निकल करके आएगी। ये बात आप ध्यान में रखिए, क्योंकि आगे अभी हम इसका इस्तेमाल करने जा रहे हैं। फाइन। तो बच्चों अब हम क्या करते हैं कि इस जो आपके पास बेलन है, हमें संपूर्ण बेलन से होकर जाने वाला फ्लक्स निकालना है। तो हम क्या करें, हम इसका जो ये वाला हिस्सा है, यहां से जाने वाले फ्लक्स को φ1 मान लें भाई, यहां से जाने वाले फ्लक्स को कितना मान लें, φ2 मान लें, और इसका जो वक्र पृष्ठ है, जो कर्व सरफेस है, उससे जो जाने वाला फ्लक्स है उसको कितना मान लें, φ3 मान लें। और इन तीनों का अगर हम योग कर देंगे तो हमें इस गॉसियन पृष्ठ से होकर जाने वाला जो कुल फ्लक्स है उस कुल फ्लक्स का मान हमको ज्ञात हो जाएगा। फाइन। तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस वाले आप इसको नाम दे दीजिए x और इसको नाम दे दीजिए y। तो इसकी जो x सरफेस है, उस x सरफेस से होकर जाने वाला हम फ्लक्स निकालना चाहते हैं। तो बच्चों हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर मान लीजिए हमने कोई बिंदु ले लिया, ये बिंदु ले लिया आपने Q, ठीक है, और ये Q बिंदु लेकर के आपने यहाँ पर एक एलिमेंट्री एरिया ले लिया। सपोज ये एरिया आपने क्या ले लिया, ये एरिया आपने DA ले लिया या DA1 ले लिया, ठीक है। तो इसकी दिशा क्या हो जाएगी, इस एरिया की दिशा हो जाएगी इस प्रकार से बाहर की ओर, इस प्रकार से DA1 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र की दिशा आप देख रहे हैं, मैंने आपको बताया था कि विद्युत क्षेत्र की दिशा इधर की ओर या इधर की ओर नहीं होगी, सदैव इस प्रकार से होगी। तो यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो इस प्रकार से होगा। मान लीजिए E1 है इस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र, ठीक है ना। तो बच्चों जब आप यहां से होकर जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे, इस वाले छोटे से एलिमेंट्री एरिया से होकर जाने वाला फ्लक्स निकालेंगे, सपोज D∅1, तो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा E1 डॉट DA1, या हम कहें E1 DA1, और ये एंगल कितने डिग्री का है, E1 और DA1 के बीच का 90 डिग्री, cos 90 इज इक्वल टू E1 DA1 और cos 90 की वैल्यू कितनी, 0, तो बराबर 0। तो φ1 0, तो इस पूरे के पूरे सरफेस से होकर जाने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, φ1 बराबर 0 हो गया। ये आपके पास आ गया समीकरण नंबर 1 या 2। अब बच्चों इसकी बात कर लेते हैं, y से की हम बात कर लेते हैं। यहां पर कोई बिंदु हमने ले लिया R, यहां पर हमने एक एलिमेंट्री एरिया ले लिया जो इसको घेरे हुए है, इस प्रकार से R बिंदु को घेरे हुए, ठीक है। यहां पर जो इसका क्षेत्रफल वेक्टर हो गया DA2, सपोज उसकी दिशा ये हो गई, और विद्युत क्षेत्र की दिशा जैसे मैंने बताया यहां पर भी इस प्रकार से होगी। मान लीजिए विद्युत क्षेत्र आपने E2 माना, ठीक है। तो बच्चों कितना हो गया, ये हो गया आपके पास D∅2 बराबर, यानी इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाला फ्लक्स D∅2 बराबर वेक्टर E2 डॉट DA2, ठीक है। E2 DA2 cos 90 मतलब 0 implies that φ2 इज इक्वल टू 0। ये आपके पास आ गया समीकरण नंबर 3, यानी यहां से होकर जाने वाला फ्लक्स भी क्या है, 0 है, ठीक है ना। अब बच्चों यहां की बात ले लें, इस वाले पॉइंट की, ये पॉइंट P है, यहां पर पॉइंट P को घेरे हुए आपने एक क्षेत्रफल अवयव ले लिया, ये क्षेत्रफल अवयव ले लिया,
सपोज ये क्षेत्रफल अवयव डी ए है और यहां पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा जो हमने बताया लंबवत बाहर की ओर होगी, ये विद्युत क्षेत्र की दिशा है ई। तो फाई डी फाई 3 कितना हो जाएगा, वेक्टर ई डॉट वेक्टर डी ए। अब आप देख रहे हैं ई और डी ए एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जब आप ई डी ए कॉस थीटा में थीटा की वैल्यू रखेंगे तो थीटा की वैल्यू 0 आ जाएगी, क्योंकि ई और डी ए दोनों एक ही दिशा में है। तो यानी ये हो जाएगा ई डी ए। अब बच्चों ये तो केवल इस छोटे से क्षेत्रफल अवयव से होकर जाने वाला फ्लक्स है। अब आप पूरे के पूरे पृष्ठ से होकर जाने वाला फ्लक्स जब निकालेंगे फाई 3, तो आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, जो छोटे छोटे जितने भी आपने इस तरह के क्षेत्रफल अवयव इसके ऊपर लिए हुए हैं जिनकी संख्या बहुत अधिक है, उनका आपको क्या करना पड़ेगा, सम करना पड़ेगा। उसको सम करने का तरीका क्या होगा, सरफेस इंटीग्रेशन। ये क्या हो जाएगा, ई डी। ई यहां पर कांस्टेंट है, ई को बाहर ले लीजिए, डी। और बच्चों आप जानते हैं कि जो आपके पास बेलन होता है, जो सिलेंडर होता है, उसका जो वक्र पृष्ठ होता है वो कितना होता है, वो होता है 2 पाई आर एल। यानी एल कहाँ है यहाँ, ये एल क्या है यहाँ पर, इसकी ऊंचाई। तो हो गया ई इंटू फाई 3 इज इक्वल टू ई इंटू 2 पाई आर एल। दिस इज इक्वेशन नंबर 4। तो बच्चों टोटल फ्लक्स अब इस सिलेंडर से बाहर कितना निकल करके जा रहा है, फाई इज इक्वल टू फाई 1 प्लस फाई 2 प्लस फाई 3। इन वैल्यूज को यहां पर आप रखेंगे तो कितना आ जाएगा, इज इक्वल टू 0 प्लस 2 पाई आर एल। यानी फाई या फाई ई से दिखा दीजिए इसको, फाई ई इज इक्वल टू 2 पाई आर एल। दिस इज इक्वेशन नंबर 5। अब बच्चों गॉस की थ्योरम क्या कहती है, फ्लक्स के लिए जो गॉस की थ्योरम है वो कहती है कि जो फाई ई होना चाहिए वो इस बंद पृष्ठ के भीतर जो कुल आवेश है उसका 1/ε0 टाइम्स होना चाहिए। समीकरण नंबर 1 से देखिए, इस पृष्ठ के अंदर कुल आवेश कितना है, लैम्डा एल। कितना है, लैम्डा एल। यानी फाई ई इज इक्वल टू लैम्डा एल ओवर एप्सिलॉन नॉट। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब फाई ई भी इससे होकर जाने वाले कुल फ्लक्स को बता रहा है, समीकरण नंबर 5 वाला जो फाई ई है, और समीकरण नंबर 6 वाला जो फाई ई है वो भी इससे होकर जाने वाले कुल फ्लक्स को बता रहा है। तो दोनों मान आपस में बराबर होने चाहिए, दोनों मान आपस में क्या होने चाहिए, बराबर होनी चाहिए। ठीक है ना। एक चीज और छूट रही है इसमें, ई, यहाँ पर ई भी है ना, 2 पाई आर ई, तो यहाँ पर ये ई है ना। तो क्या हो जाएगा बच्चों, ये हो जाएगा 2 पाई आर एल ई, यहां से आया, इज इक्वल टू लैम्डा एल अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, आप एल से एल यहाँ कैंसिल हो जाएगा, तो ई बराबर आ जाएगा 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और लैम्डा ओवर आर। ठीक है, ये आ गया समीकरण नंबर 7। तो किसी अनंत लंबाई वाले आवेशित तार के निकट, सीधे आवेशित तार के निकट जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र होता है वो होता है E इज इक्वल टू 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा ओवर आर। और क्योंकि हमें कई सूत्रों को जो याद करने की जो आदत होती है वो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट में होती है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि इस इक्वेशन को ऊपर और नीचे आप 2 से मल्टीप्लाई कर दें, तो ये क्या हो जाएगा, E इज इक्वल टू हाउ मच, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू 2 लैम्डा अपॉन आर। ठीक है ना, इस तरह से भी इस सूत्र को लिखा जा सकता है, जैसे इक्वेशन नंबर 8। तो बच्चों इस तरह से हम गॉस के नियम की सहायता से
किसी अनंत लंबाई के एक समान आवेशित सीधे तार के निकट विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात कर सकते हैं।